हेलो दोस्तों। तो आप सभी का फिर से स्वागत है सुजय पाठक जी में। और आज हम लोग सेट नंबर 7 चलेंगे। और पहले 6 सेट का वीडियो बनाकर चैनल पर डाला जा चुका है। जाइए देखिए और कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और शेयर भी कीजिए, दूसरे बच्चों को भी दिखाइए कि कैसा लगा वीडियो। ठीक है, तो हम लोग बिना वक्त गवाए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। तो इसमें बताना है कि निम्न में से कौन सा अधिक काम कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए कर रहा है एक घूमता हुआ पहिया। बी कर रहा है बंदूक की एक चलती हुई गोली। सी कर रहा है गतिशील पत्थर। या डी कर रहा है एक उठाया हुआ हथौड़ा। ठीक है, इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बंदूक की एक चलती हुई गोली। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बंदूक की एक चलती हुई गोली। ठीक है, ऐसे हम लोग को समझ आते हैं कि किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए बल और बल की दिशा में विस्थापन दूरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो बल और बल के दिशा में विस्थापित दूरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, कि जो बंदूक से निकली हुई गोली जो होता है अधिक विस्थापित हो पाती है। ठीक है, तो किस लिए? तो उसमें नली नली जो लगा रहता है बंदूक का, उसके कारण अधिक दूरी तक विस्थापित हो पाती है। इसके कारण क्या है कि बंदूक की एक चलती हुई गोली जो हो गए वो क्या हो जाएगी? अधिक काम कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे फिर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उसके परिणाम के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? परिणाम और दिशा दोनों भी दिया जाता है। तो इसमें इसको क्या कहा जाता है? ये सभी को पता होगा। जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो, क्या कहलाएगा? तो सदिश राशि कहलाएगा। क्या कहेगा? सदिश राशि कहलाएगा। ठीक है, जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो, सदिश राशि कहलाता है। चलिए तो अगले प्रश्न कर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है। 20 न्यूटन का एक बल वस्तु को 2 मीटर तक विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण बताइए। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है कोण। तो आगे दिया हुआ क्या क्या है सो देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है एफ बराबर, मतलब बल बराबर दिया हुआ है 20 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है? डी बराबर 2 मीटर, मतलब विस्थापन दिया हुआ है डी। विस्थापन दिया हुआ है 2 मीटर। ठीक है, उसके बाद 20 जूल कार्य, मैंने वर्क कितना दिया हुआ है? वर्क दिया हुआ है 20 जूल। ठीक है, तो हमको निकालना है क्या? बीच का कोण। तो कोण निकालने के लिए वह डब्ल्यू बराबर, मतलब कार्य बराबर फार्मूला होता है बल गुने विस्थापन, मतलब एफ इंटू डी। ठीक है, इंटू कोस थीटा। ठीक है, हम लोग को निकालने के लिए, कोण निकालने के लिए कोस थीटा लगेगा। ठीक है, तो वर्क हमारा कितना दिया हुआ है? वर्क दिया हुआ है 20 बराबर, बल कितना दिया हुआ है? ये भी 20 दिया हुआ है। 20 गुना में क्या हो जाएगा? डी। डी बराबर कितना दिया हुआ है? 2 मीटर। ठीक है, और कोस थीटा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि माउस से बनाना पड़ रहा है। ठीक है, इसमें क्या होगा? कोस थीटा। ठीक है, सी ओ एस, कोस थीटा। ठीक है, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा कि ये 20 से ये 20 खत्म हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा। और ये दो यहाँ गुना में इधर जाकर क्या हो जाएगा? तब भागा में, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में कोस थीटा। ठीक है, उसके बाद इसको हम देखें तो 1/2 कोस थीटा में किसके लिए वैल्यू है कि किसका वैल्यू हो जाएगा? तो कोस 60 का मान होता है। ठीक है, तो कोस 60 डिग्री बराबर कितना होगा? कोस थीटा। यहाँ कोस से कोस कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा? थीटा बराबर
थीटा को इधर ले आते हैं, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमारा क्या निकल जाएगा, तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कितना डिग्री, तो 60 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि कार्य में रिक्त स्थान कोई दिशा नहीं होती, केवल परिणाम होता है। ठीक है, पूछ रहा है कि कार्य में कोई दिशा नहीं होती, केवल परिणाम होता है। करा बी, दिशा और परिणाम दोनों ही नहीं होते हैं। दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, केवल दिशा होता है, परिणाम नहीं। तो बी ऑप्शन तो पहले ही गलती लग रहा है, इसको दोनों नहीं कैसे होगा। लेकिन यहाँ देखिए क्या करा कि कार्य, कार्य जो है वो कौन सा है, कार्य जो होता है एक अदिश राशि है जिसमें दिशा नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कोई दिशा नहीं होती, केवल परिणाम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कि इसमें दिशा, क्योंकि कार्य एक अदिश राशि है। कार्य क्या है, एक अदिश राशि है जिसमें दिशा नहीं होता, केवल परिणाम होता है। ठीक है, तो कार्य क्या हो जाएगा, एक अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक पोर्टर जो है जमीन से 12 kg सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। समान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। फिर से कार्य निकालना है। ठीक है, देखो हो जाएगा वर्क बराबर फॉर्मूला लगाइए। तो वर्क बराबर ये इसमें दिया हुआ कुछ है, क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है 12 kg, द्रव्यमान मेरा दिया हुआ है, भार इसको कहते हैं। कितना, 12 kg, 12 kg दिया गया है। उसको ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई कितना है, तो 1.5 मीटर। ठीक है, जी का मान हमारा दिया हुआ है यहाँ। ठीक है, जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम लोग बनाते हैं। तो वर्क बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर लगेगा वर्क बराबर फार्मूला, यहाँ लग जाएगा क्या, mgh। ठीक है, क्या लग जाएगा, वर्क बराबर mgh। ठीक है, और यहाँ पर तीनों गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, तो 12 गुना जी हो गया कितना, 10 गुना 1.5। ठीक है, क्या हो जाएगा 1.5। तो गुना करने के बाद क्या होगा, तो ये जी एक पॉइंट हटेगा तो 10 नीचे आएगा, तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा। तो 15 गुने 12 करिए तो कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 का जीरो, और 15 कम 15, 15 3 18, क्या हो जाएगा 18, मैंने 180 जूल इसका आंसर हो जाएगा। तो 180 जूल कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। मैंने हम लोग को बल इसको में याद करना। ठीक है, तो बल आएगा कार्य बराबर, तो डब्लू बराबर बल गुना दूरी, क्या होगा, बल बल गुना दूरी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से बल गुना दूरी हो जाएगा। तो कार्य हम लोग को निकालना था, कार्य कितना दिया गया है, तो कार्य हमारा लगा 20,000 जूल। तो 20,000 लिखेंगे, बराबर कार्य, कार्य के सॉरी, हाँ कार्य, अब बल जो बल है वो बल कितना कितना है, तो बल हम लोग को निकालना है। ठीक है, बल हम लोग को क्या करना है, निकालना है। और दूरी हम लोग को दिया हुआ है 4,000। ठीक है, तो जो 4,000 इधर गुना में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, भागा में, क्या हो जाएगा, एफ बराबर 20,000 बटे 4,000। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, और 4 पचे 20। ठीक है, 4 पचे 20 हो जाएगा। तो कितना बल लगेगा, तो ए बराबर हो जाएगा 5 न्यूटन। 5 न्यूटन का बल लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। कितना बल, तो 5 न्यूटन का बल लगेगा। ठीक है, चलिए आगे फिर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, और लगता है नंबरिकल ज़्यादा डाला गया है। चलिए बनाते हैं, क्या दिक्कत है, ज़्यादा है तो क्या। 1 kg के एक केजी के एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई की 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है।
गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है, ठीक है। इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा। तब क्या लगेगा, तो गुरुत्व बल है तो गुरुत्व बल के लिए तब यहाँ फॉर्मूला क्या आएगा, डब्ल्यू बराबर mg h, ठीक है। तो द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 1 kg, ठीक है, गुना में यहाँ पर g बराबर कितना फॉर्मूला दिया हुआ है, तो 9.8, 9.8, ठीक है। उसके बाद h ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 10 मीटर, 10 मीटर गुना में 10 मीटर ऊंचाई हो गया। इसको हम लोग देखेंगे तो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट आएगा तो नीचे 10 आएगा, ठीक है। इस जीरो से ई जीरो कट जाएगा, बचेगा हमारा कितना, 98। कार बराबर कितना बचेगा, तो 98, तो 98 जूल इसका आंसर हो जाना चाहिए। लेकिन विस्थापन जो है, विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो कार्य ऋणात्मक होगा तो ये माइनस में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 98 जूल, ठीक है। चलिए आगे क्या चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा है कि एक कूली जमीन से 20 kg का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया काम की गणना कीजिए। मतलब फिर निकालना है तो हम लोग को वर्क बराबर जी हम लोग को दिया, फिर से mgh ही लगेगा, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है 20 kg, तो द्रव्यमान दिया हुआ है 20 kg, जी का मान दिया हुआ है 10 और एच का मान दिया है 2 मीटर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, गुना करने के बाद कार्य हमारा कितना हो जाएगा, तो दो दोनों का 4 और 2 जीरो, कितना आ जाएगा 400 जूल, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, 400 जूल। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या रखा रहा है कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य का मात्रा कितना होगा, ठीक है। किए गए कार्य की मात्रा पूछा, तो कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। कार्य बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर एफ गुने डी, बल गुने विस्थापन, ठीक है। तो कितना बल 1 न्यूटन दिया हुआ था, 1 गुना विस्थापन कितना, 1 मीटर, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। दोनों गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 1 क्या हो जाएगा, 1 जूल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1 जूल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 1 जूल इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, 10 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। 10 kg का सूटकेस है, ठीक है। तो यहाँ पर कब वही फॉर्मूला रहेगा, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, 10 kg का, 10 kg का वजन, तो हमारा बल कितना हो जाएगा, 10 गुना में डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितना गया, मैंने कितना दूरी तक चल विस्थापित हुआ, तो 0 तक, ठीक है, कितना 0, तो 10 से 0 में गुना होगा तो क्या होगा, 0, मतलब कार्य कितना हुआ, 0 जूल कार्य हुआ, ठीक है, मैंने कार्य हुआ ही नहीं, ठीक है। किसी वस्तु को सर पर उठाने से कार्य नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे क्यों चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करें, 11 नंबर प्रश्न करा है कि किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है। इस यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है, अणु, परमाणु, न्यूट्रॉन, नाभिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अणु, ठीक है। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई क्या है, तो अणु है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा 12 नंबर कि CaOH हॉल 2 के अणु में कि कितने परमाणु मौजूद हैं, ठीक है। इसको में कितना परमाणु है ये हमें बताना है, ठीक है। तो CaOH हॉल 2 को क्या बोलते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि कैल्शियम के परमाणुओं की संख्या कितनी है, कैल्शियम कितना परमाणु है, इसमें एक परमाणु है, ठीक है।
ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या कितना हो जाएगा, तो ऑक्सीजन में ये 2 लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा इसको में 2, ठीक है। हाइड्रोजन में कितना हो जाएगा 2, ठीक है। हाइड्रोजन कितना परमाणु 2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर सबको मिला दे तो कितना परमाणु हो जाएगा, तो 2 2 4 1 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 परमाणु, ठीक है। कितना हो जाएगा 5 परमाणु हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि CO2 में C और O2 द्रव्यमान द्वारा अनुपात में मौजूद है। तो CO2 में C और O2 का द्रव्यमान द्वारा अनुपात निकालना है। तो C का जो है कार्बन, ठीक है। तो इसका परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु संख्या 6 होता है, ठीक है। तो लगभग दुगना इसका द्रव्यमान होता है, तो कितना हो जाएगा 12। तो सी का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा 12, ठीक है। उसी प्रकार से ओ का परमाणु संख्या कितना होता है 8, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा, तो इसका हो जाएगा ऑक्सीजन का और दोनों का 16, लगभग दुगना, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या करा ओ दो दो गो है, ठीक है। ओ में 2 गो है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा गुना 2 हो जाएगा। तो क्या होगा 12 अनुपात 16 दोनों का 32, ठीक है। तो इसको काटिए तो कितना होगा, 4 से काटिए, 4 तिया 12, 4 8 32, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है 3:4, 3:8, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 3:8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, तो क्या कहा जाता है, तो अणुओं को गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को परमाणविकता कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12U और 1U, ठीक है। तो कार्बन का क्या हो जाता है, कार्बन जो है, कार्बन को मैंने बताया कि 6, ठीक है, परमाणु संख्या, और इसका जो दोगुना हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान, तो 12U एंड म्यू, ठीक है। उसी प्रकार से हाइड्रोजन का क्या होता है 1, और इसका द्रव्यमान भी, परमाणु द्रव्यमान भी एक ही होता है, ठीक है। तो इसका 1 हो गया, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान रिक्त स्थान है, यानी ऑक्सीजन के एक अणु एक अणु का द्रव्यमान है कितना होगा। तो आगे हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन के अणु भार कितना होता है, तो ऑक्सीजन का अणु भार जो होता है वो होता है 32, कितना होता है 32, ठीक है। अनुभार कितना होता है 32, 32 होता है। और 32 जिसमें 1 मोल बराबर होता है, 1 मोल बराबर कितना होता है, 1 मोल बराबर 6.02 गुने 10 के पावर 23, 10 के पावर 23, ठीक है। क्या हो जाएगा 10 के पावर 23, जरा मोल को फिर से लिख देते हैं अच्छा तरीके से, ठीक है। 1 मोल बराबर होता है 6.02 गुने 10 के पावर 23 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए एक अणु का द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए एक अणु का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा निकालने के लिए, कि आगे दिखाएगा ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का भार कितना है 32 बट्टे, ठीक है। कितना हो जाएगा 1 मोल बराबर जो दिखा हमने, 1 मोल बराबर कितना होगा, तो 6.02 गुना 10 के पावर 23, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 5.3 गुना
10⁻−23, क्योंकि ये नीचे से ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे काट दें, पॉइंट हटा देंगे तो गुना में 100 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 5.3 गुने 10⁻−23 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अच्छा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है 5.3 गुने 10⁻−23 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि मैग्नीशियम के 144 ग्राम में रिक्त स्थान ग्राम परमाणु मौजूद होता है। तो मैग्नीशियम के 144 ग्राम में कितना ग्राम परमाणु मौजूद होता है, ये पूछ रहा। ठीक है, तो मैग्नीशियम का अणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो अणु का द्रव्यमान होता है 24। ठीक है, अणु का द्रव्यमान क्या होगा, 24। तो इसका फार्मूला क्या होता है, वो होता है कि पहला फार्मूला होगा कि तत्व का भार बटे अणु का द्रव्यमान। ठीक है, तत्व का भार बटे अणु का द्रव्यमान। तो तत्व का भार कितना हो जाएगा, तत्व का भार हो गया 144 और अणु का द्रव्यमान कितना है 24। ठीक है, तत्व का भार 144 और अणु का द्रव्यमान 24। इसको कितना बार में, तो 6 बार में कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑक्सीजन का ग्राम आणविक द्रव्यमान 32 ग्राम है। ऑक्सीजन का घनत्व 1.429 ग्राम पर सीसी है। ऑक्सीजन का ग्राम आणविक आयतन क्या होगा, ग्राम आणविक आयतन क्या होगा, ये हम लोग को निकालना। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको निकालते हैं। तो अच्छा ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया था कि ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 32। ठीक है, 32 ग्राम होता है। ऑक्सीजन का घनत्व कितना दिया हुआ है, तो घनत्व घनत्व मतलब डेंसिटी, डेंसिटी हो गया हमारा कितना, तो 1.429। ठीक है, और ऑक्सीजन का ग्राम आणविक आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, द्रव्यमान बटे घनत्व। ठीक है, तो द्रव्यमान बटे घनत्व हम लोग को निकालना है। तो द्रव्यमान कितना है हमारा, 32 बटे 1.429। ये पॉइंट उड़ा दीजिए तो यहाँ क्या हो, जीरो हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएगा। ठीक है, कितना जीरो हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कितना आएगा, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ कि कितना होगा। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 22.4 लीटर। ठीक है, 22.4 लीटर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा तो 22.4 लीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है। कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या होगी। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है। ठीक है, लेकिन कार्बन के 24 ग्राम अणुओं की संख्या क्या होगी, सब पूछ रहा है क्वेश्चन। चलिए तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है अणुओं की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान संख्या। दिया गया द्रव्यमान कितना है, 12। सॉरी, दिया गया द्रव्यमान 24। 24 बटे 12।
12 दूनों का 24, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। आंसर क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे के चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या होगा? ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16। ठीक है, कितना होता है? 16। और ऑक्सीजन के 0.3 मोल अणु का पूछ रहा है, तो क्या होगा? तो ऑक्सीजन O2 होता है, इसलिए इसको में क्या होता है? गुना 16 दूना 32। ठीक है, इसमें अब 16 दूना 32 होगा, तो इसको 32 में गुना कर देंगे। कितना आपको पूछ रहा है? 0.3 मोल का, 0.3 मोल का पूछ रहा है, तो इसको गुना अगर करते हैं हम लोग, तो इसका आंसर क्या होगा? तो पॉइंट बेटा हटाकर ये हो जाएगा 10। 3 दूनों का 6 और 3 तीन का 9, और 10 वाला पॉइंट बैठा देंगे तो 9.6 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 9 पॉइंट क्या हो जाएगा? 6 ग्राम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9.6 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए, और हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में भी जाना जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? तो ये सभी को पता है कि कौन सा है, तो लाइसोसोम हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम, जिसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन का फैक्ट्री। ठीक है, चलिए आगे क्या चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता? स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कवक, विषाणु, जंतु या शैवाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग जरूर बस सोचिए, याद करिए, तो मैं बताता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणुओं पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न करना है कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? मैंने कहा रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस प्रकार की की? पेड़ के पत्तियों का निरीक्षण करते हुए, एक प्याज के छिलके को निरीक्षित करते हुए, या रक्त का निरीक्षण करते हुए, या फिर कॉर्क का निरीक्षण करते हुए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। ठीक है, किसका? कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। अच्छा, ठीक है। कोशिका के जो खोज हुआ था वो रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, कॉर्क जो होता है वो पेड़ के छाल का एक भाग होता है। ठीक है, कॉर्क क्या होता है? पेड़ के एक छाल का भाग होता है। ठीक है, ये बात याद रखेगा कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, और 1665 में। और ये कोशिका कैसी थी? तो मृत कोशिका थी। ठीक है, ये बात याद रखेगा कि मृत कोशिका की खोज किया था इन्होंने। ठीक है, चलिए आगे क्या चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न पूछ रहा है। तो क्या होगा? कर्निया, कोशिका द्रव, फुफ्फुसीय, या उल्ब? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कोशिकीय द्रव। कोशिका द्रव होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव। अच्छा, तो कोशिका जो है जीवों का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पानी के कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डी, प्लाज्मोलिसिस, या साइटोलिसिस, या फिर प्लाज्मोलिसिस, या फिर प्रकाश संश्लेषण? इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो प्लाज्मोलिसिस होता है। क्या होता है? प्लाज्मोलिसिस। ठीक है। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस या जीव द्रव कुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव कुंचन भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य आवरण से अलग करता है? कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य आवरण से अलग करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा झिल्ली, कोशिकांग, स्नायु कोशिका या चिकनी पेशी कोशिका? चिकनी पेशी कोशिका। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। क्या हो जाएगा? प्लाज्मा झिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है। ठीक है। जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। ठीक है। यह झिल्ली जीवित और वातावरण में अलग होती है। ठीक है। वातावरण से अलग होती है। ठीक है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली जो होता है वो लिपिड और प्रोटीन दोनों के मिलने से बना होता है। यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं का बाहर निकालने एवं अंदर लाने का नियंत्रण करता है। ठीक है। कोशिका झिल्ली जो होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकालने और अंदर लाने का में नियंत्रण करता है। ठीक है। चलिए आगे पर चलते हैं। तो अगला क्या करा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम सबसे जीव की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका, रिक्तिका, कोशिका द्रव या जीव द्रव? तो इस सभी को पता होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोशिका। ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कोशिका। चलिए आगे के चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 28वां प्रश्न कह रहा है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये बहुत पूछता भी है। ठीक है। इसको याद रखना बहुत जरूरी है। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कोशिका। क्या हो जाएगा? कोशिका। ऑप्शन नंबर ए। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। चलिए आगे फिर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है पुट्टिकाओं वेसिकल। ठीक है। वेसिकल्स में पुट्टिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी होता है? एक, खुरदरी अंतःप्रज्वालिका, चिकनी अंतःप्रज्वालिका या राइबोसोम या गोल्जी का है? इसका आंसर क्या हो जाएगा 29 नंबर का? तो ये हो जाएगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, गोल्जी कार्ड। ठीक है। क्या हो जाएगा? गोल्जी कार्ड। जो पुट्टिकाओं में प्रोटीन और लिपिड का परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए गोल्जी कार्ड नामक कोशिकांग उत्तरदायी होता है। ठीक है। यह कोशिकाओं के अंदर स्रावित पदार्थों के संग्रह व परिवहन के लिए सहायक होता है। ठीक है। क्या होता है? कोशिका के अंदर स्रावित पदार्थों के संग्रह और परिवहन के लिए सहायक होता है गोल्जी कार्ड। ठीक है। चलिए आगे क्या चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन और आज के लिए लास्ट प्रश्न है। निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइम से भरा होता है? मतलब आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? तो होगा लाइसोसोम। ठीक है। इसमें कहा जाता है कि झिल्ली जो है संयोजित थैली पाचक एंजाइम पाया जाता है। पाचक एंजाइम किसमें पाया जाता है? तो लाइसोसोम में पाया जाता है। ठीक है। किसमें पाया जाता है? तो लाइसोसोम में पाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताइए। और आज के लिए बस यही। धन्यवाद।